सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखो यहाँ पे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे एक फिजिक्स सेक्शन है, ठीक है। इन अदर मॉक टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्स ग्रुप के लिए। 25 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा खासा है। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, और कल के वीडियो पे जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे आप सभी ने उसका सही राइट आंसर दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वेल डन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एयरफोर्स। गाइस यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी 5 से 6 देखने को मिल जाएंगे। इतने आपके एग्जाम पे मैक्सिमम इतने आते हैं, नहीं तो 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आते हैं इजी। और यहाँ पे फिजिक्स पे अपने को इस पर कम से कम 18+ स्कोर तो लाना ही है। मतलब कि फिजिक्स सेक्शन होता है जिसमें कैंडिडेट आउट होता है, मीन्स इतना तो पढ़ लो कि 10-12 नंबर तो आ ही जाएँ किसी न किसी कंडीशन में। जिसका फिजिक्स अच्छा है उसे 18+ तो भाई लाना ही है, ठीक है। सो चलो चलते हैं और डिस्कस यहाँ पे करते हैं। और देखना यहाँ पे बिल्कुल पेपर की तरह ही आप अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे मान लेना 0.25 का निगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम की तरह, ठीक है। तो उतने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आए, ना आए तो छोड़ देना और फिर मुझे बताना कि क्या होता है। संस्कार से ही विचार, विचार से बनता है व्यवहार, व्यवहार से प्रचार, प्रचार से व्यापार एंड व्यापार से सपना अपना साकार, ठीक है। आज देख रहा था मैं कुछ उसमें से ये आया तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया। सो मैंने बताया आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। सारा का सारा कुछ प्रोसेस वैसे मैं डिस्कस करता चलूंगा, बट आपको अपना मतलब स्कोर कमेंट करना है। बताओ भाई, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। देखो पहले जो मेन लॉजिक गेट होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बात कर लेते हैं। और, एंड और नॉट, ठीक। 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, कौन कौन से, नैंड गेट, और कौन सा होता है एक नॉर गेट। अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो खत्म भाई, उड़ा देंगे बिल्कुल। देखते ही क्वेश्चन मीन्स अपने को आंसर कर देना है। अब देखो और गेट की पहले बात कर लेते हैं। और गेट का जो राइट आंसर है ये जो आपका a+b=y मीन्स और बोलते हैं। इसके पहले फिगर की बात कर लेते हैं कैसे बनता है। इस टाइप का आपका फिगर बनता है और गेट का, ओके। ए बी यहाँ पे बीच में और ये वाई सेम नॉर का बनता है, सेम नॉर का, बस सेम नॉर पे पता है क्या होता है, यहाँ पे ये नॉर का हो गया, ठीक है। और एंड नॉर हो गया, खत्म। अब अगर और की ट्रुथ टेबल जो होती है उसकी बात कर लेते हैं तो क्या होता है, ये देखो ऐड हो रहा है ना, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और फिर लास्ट में 1 1 और लास्ट में भी 1 ही होता है। ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। और के बाद कौन सा गेट आता है, नैंड गेट। नैंड गेट बिल्कुल ही जी ऐसे और डी टाइप में ऐसे बिल्कुल सेम, ठीक है। इधर ए, इधर बी और इधर ये। अगर इसके यहाँ पे बात कर लेते इसमें से ये आपका एंड गेट का है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको बता दूं, यहाँ पे नैंड गेट एक होता है, ठीक है। कौन सा गेट होता है, नैंड गेट। तो नैंड गेट बिल्कुल सेम होता है, उसमें भी यहाँ पे ऐसे आ जाता है और बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया और नैंड हो गया। 2 यूनिवर्सल हो गए और 2 आपके लॉजिक हो गए। अब लास्ट बचता है नॉट गेट। नॉट गेट का जो देखो प्रतीक होता है वो होता है ऐसे, ठीक है। और अगर फिगर की बात कर लेते हैं तो फिगर आपका इस टाइप से बनता है, आपका नॉट गेट का, नॉट गेट का, ओके। इस टाइप से आपका बनता है नॉट गेट का। अब तीनों हो गए और उसके बाद आप कर लेना, इसका जो राइट आंसर था 1 का ए। आई थिंक आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एंड नॉट ये तीनों लॉजिक गेट होते हैं। अगर यूनिवर्सल गेट की बात कर लेते हैं तो नैंड गेट एंड नॉर गेट, ओके। नैंड गेट जो बनता है एंड प्लस नॉट गेट से बनता है, और जो नॉर गेट बनता है वो आपका और गेट तथा नॉट गेट से मिलके बनता है, ओके। फर्स्ट का राइट आंसर ए था। वैसे इस क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया, बट अपने को क्या था, मतलब कि सारे के सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण जिसे हम बोलते हैं, व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस। द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालांतर। क्या हो जाएगा, कालांतर। अब कालांतर का क्या सीन है मैं यहाँ पे बता दूं। पहले आ रहा है इंटरफेरेंस मींस व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है, तो व्यतिकरण जो जब होता है जैसे कि जो समान आवृत्त की, ठीक है, समान आवृत्त की 2 तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, इसे हम व्यतिकरण कहते हैं। डिफिनेशन होता है बेसिकली आपका व्यतिकरण मींस इंटरफेरेंस का। सो 2 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑफ नंबर मींस फर्स्ट ऑफ नंबर, कालांतर। नेक्स्ट नंबर, और व्यतिकरण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, संपोषी व्यतिकरण एंड विनाशी व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन, W भार मीन्स W वेट का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। अच्छी बात है। यदि घर्षण
मीन्स फ्रिक्शन एंगल थीटा हो तो पिंड को तल पर चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। सो F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला W tan थीटा। कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपका भी राइट हुआ होगा। आपने देखो जहाँ पे क्वेश्चन शो करो तुरंत वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद अपना आंसर लिख लो कॉपी वगैरह पे, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते चलूंगा। सो 3 का राइट आंसर बी नंबर। W भार का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तो पिंड को तल पर चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा W tan थीटा। 3 का बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक बोतल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भरा है, कोई बात नहीं। चंद्रमा पर बोतल का ढक्कन खोलने पर, सिंपल है यहाँ पे अपना 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, जल भरा है और चंद्रमा पर बोतल खोलेंगे, जैसे ढक्कन खोलेगा वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होगा जल का न होगा जो जल वो उबलने लगता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अधिकतर बेसिकली आपके एग्जाम पे पूछा जाता है, 4 का बी हो जाएगा, कि भाप से जलना मतलब वो टफ होता है ज्यादा, ठीक है ना, गुप्त उष्मा की वजह से, ठीक है ना, लेटेंट हीट की वजह से। भाप जैसे पानी जैसे हीट कर रहा है, मतलब उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उसमें पानी से बेटर, मतलब अगर ज्यादा जल जाता है आदमी, किससे जल जाता है, हीट से, जो आपका भाप निकलती है उससे स्टीम, ठीक है, उससे आदमी ज्यादा जल जाता है। सो 4 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर की ओर, अंगूठी के एक आकार का एक धात्विक टुकड़ा गर्म किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र, भाई अंगूठी के आकार का एक धात्विक टुकड़ा था और यदि धातु में विस्तार हो, मीन्स उस धातु में विस्तार भी मीन्स बढ़ सकती है, तो अंगूठी का छिद्र, सिंपल सा लॉजिक से कर सकते थे। अगर विस्तार हो रहा है मीन्स इंक्रीज हो रही है वो चीज, तो अंगूठी का छिद्र भी इंक्रीज होगा। सर सिंपल सा आंसर था, इतना कुछ ज्यादा मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं था। 5 का राइट आंसर ए नंबर बढ़ेगा। 6 नंबर, यम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के परिता कोणीय वेग ओमेगा से परिभ्रमण कर रहा है, ठीक है, उस अक्ष के परिता पिंड का जड़ता गुण आई है, उस पिंड का कोणीय संवेग होगा। बताओ भाई कोणीय संवेग क्या होगा। m मास का एक पिंड किसी अक्ष के परिता कोणीय वेग ओमेगा से परिभ्रमण कर रहा है, उस अक्ष के परिता पिंड का जड़ता गुण आई है, उस पिंड का कोणीय संवेग होगा। क्या होगा 6 का राइट आंसर। सो 6 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, आई ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो संबंध में आपको रिलेशंस बताऊंगा, आपको लिखना है अपनी कॉपी में। पहला संबंध लिखो जल्दी से, फटाक से, पेन कॉपी है तो भाई लिख लो। पहला कोणीय संवेग व जड़ता गुण में संबंध, किसमें, कोणीय संवेग एवं जड़ता गुण में संबंध। तो क्या होता है मैं बता दूं, टाउ बराबर आई इंटू ओमेगा, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, ठीक है, कोणीय संवेग एवं जड़ता गुण में संबंध हो गया पहला। दूसरा लिखो, बल आघूर्ण तथा जड़ता गुण में संबंध होता है, जो बल आघूर्ण तथा जड़ता गुण में संबंध, वो क्या होता है, टाउ इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ये होता है आपका बल आघूर्ण तथा जड़ता गुण में संबंध, हो गया, लिख लिया ना। तीसरा लिखो, तीसरा क्या होता है, एक और होता है बल आघूर्ण से और किसी में संबंध, क्या होता है, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में टाउ बराबर क्या होता है, डीएल अपन डी, ठीक है, डीएल अपन डी, ठीक है, तीनों के तीनों हो गए और 6 का राइट आंसर सी हो गया। ये तीनों मैंने बता दिया, लिख लिए तो अच्छी बात है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है कोणीय वेग में रेखीय वेग में संबंध, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये क्वेश्चन, ये 4-5 में से भाई एक पक्का आएगा आपके एग्जाम पे, ठीक है, तो ये जरूर कर लेना क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी इतने कूलाम के बिंदु आवेश को इतने न्यूटन पर कूलाम के विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया आवेश पर लगने वाले बल, मीन्स एफ का मान पूछ रहा है। फार्मूला ई बराबर आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, ई बराबर एफ अपान क्यू। सवाल पे ई दिया हुआ है क्योंकि फार्मूला क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, इसका यूनिट हो जाएगा, और ये देखो दिया हुआ है न्यूटन पर कूलाम, मीन्स ई दिया हुआ है और ये क्यू दिया हुआ है, चार्ज, देखो कूलाम चार्ज का यूनिट तो होता है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई, तो इसका क्रॉस, तो 4 3 12 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, सो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, है कोई ऑप्शन, एग्जैक्ट तो है नहीं बट यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, बिकॉज एक पावर हमने कम कर दी और राइट आंसर अपना बी पार्ट हो जाएगा। चाहो तो फिर डी नंबर कर सकते हो, बट अपना राइट जब है बी नंबर दिया हुआ है सो ये कर दो, जो अपना मतलब गुणा कराने से नहीं आ रहा है तो कह दो यही हो गया ना। तो 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। सो बताओ भाई आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है।
बट इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन मतलब कि विमा, वो क्या होती है, वो होती है ml-1t-2, ठीक है, ml-1t-2। इसी में आता है एक प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक की भी डायमेंशन सेम होती है ml-1t-2। प्रतिबल की विमा सेम होती है ml-1t-2। प्रेशर की विमा सेम होती है ml-1t-2, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब ऐसे अगर बात कर लेते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता क्या है, फार्मूला जो होता है वो होता है अभिलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति के, ठीक है ना। और प्रतिबल बटे विकृत, विकृत आपकी विमा राशि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी नंबर, 9 नंबर की ओर। अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे धारा मींस करंट दे दिया है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 1 मीटर दूरी, r बराबर 1 मीटर दे दिया है। चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से आपको फार्मूला पता होगा, B इक्वल पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तो पूछ रहे हैं, तो आपका फार्मूला B इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 2I/A मीन्स R। I अपना 1 एम्पियर है और R अपना 1 मीटर है, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 1 हो जाएगा, इधर 1 इधर 1 मीन्स μ0/4 और μ0/4 का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7 इंटू 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻7। सर लाइन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे μ0/4 का और 2 पाई का अगर पूछ ले, ठीक है, μ0/2 का तो हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁷, दोनों वैल्यू याद रखना। अगला चलते हैं 9 नंबर, और एक क्वेश्चन और पूछता है 1/√μ0 ε0 का विमा किसके इक्वल होता है, तो लाइट के इक्वल मींस सी के इक्वल होता है, सी मतलब LT-1 वेलोसिटी जिसे बोलते हैं। सो 9 का राइट आंसर सी नंबर। 10 नंबर, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि है, मींस ट्रांसफार्मर में चेंज क्या नहीं होता। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसे कि देखो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, किसके प्रेरण पे, अन्योन्य प्रेरण। और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वाप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का पहले मैं यहाँ पे अगर विमा बता दूं आपका, तो Ml2T-2A-2 होती है, यही स्वाप्रेरण की भी विमा होती है। और ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी होती है, वो होती है धारा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और केवल AC वोल्टेज पे कार्य करता है, DC पे नहीं करता, ठीक है ना, AC पे ही कार्य करता है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये चीज सबसे बड़ी चीज मैटर करती है। तो पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब कि उच्चई और स्टेप डाउन मतलब कि अपचई, ठीक है। और यहाँ पे एक रिलेशन भाई आपसे एग्जाम पे पूछा जाता है, ऊंचाई के लिए जो रिलेशन होता है लिख लेना, NS इज ग्रेटर NP होता है और इसमें NP इज ग्रेटर NS होता है, इतना बार याद रखना, ठीक है। ये ऊंचाई के लिए होता है, ये अपचई के लिए होता है। एग्जाम पे इस टॉपिक से भी, इस चैप्टर से अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन बनेगा, चाहे न्यूमेरिकल से बने और चाहे इस टॉपिक से बने, ट्रांसफार्मर से बन सकता है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। सो इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का बन के आने वाला है, कौन सा दर्पण लगा होता है, ये क्वेश्चन आप बताना, ठीक है। सेविंग वगैरह करने में हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं, एंड आगे कौन लगा होता है, और जो हेडलाइट मतलब बगल में होता है जो हम पीछे देखने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, कनकेव होता है कि कन्वेक्स होता है। सो इसका आंसर आप सभी से चाहता हूँ, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछूंगा ही मैं, फिर भी मतलब 25 में आप अटेम्प्ट करो, बट फिर भी मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। 25 के बाद 12 नंबर, फोटॉन की ऊर्जा होती है, 1-2 क्वेश्चन तो इजी बनते हैं, बट इसका भी बहुत लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। द एनर्जी ऑफ फोटॉन, फार्मूला क्या होता है, E=hv। सर इसका राइट आंसर तो hv हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी आपके एग्जाम पे पूछी जाती हैं, जैसे कि hv होता है, hv बराबर होता है c/λ, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना पूरा फार्मूला हो गया E बराबर hc/λ। h का मान कितना होता है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये यूनिट याद रखना, फ्लाइंग कांस्टेंट की इक्वल होती है इसकी डायमेंशन, मतलब ये, ठीक है। फ्लाइंग कांस्टेंट आया तो मैं उसकी डायमेंशन बता देता हूँ, ml2T-1। कोणीय आवेग, कोणीय संवेग की भी डायमेंशन सेम होती है। उसके बाद फोटॉन, और c का मान तो आप सभी को पता ही होगा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसका राइट आंसर 12 का ए नंबर। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है hv। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर v चाल से r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। यदि कक्षीय त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो उपग्रह की चाल
1% बढ़ेगी, 1% घटेगी, 0.5% बढ़ेगी, 0.5% घटेगी। 13 नंबर क्या होगा राइट आंसर? गाइस 0.5% बढ़ेगी। अब कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अपना एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल वगैरह मैं देखो हर एक प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, बट अपने को और अगर ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस ना करके थ्योरी करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज थ्योरी ही ज्यादा आता है। तो V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? GM अपान R स्क्वायर। मीन्स जो अपना V होता है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है V प्रोपोर्शनल टू 1/√R के। ठीक है, मीन्स V2 अपान V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 अपान R2 के। ठीक है, इसमें कोई डाउट? और R2 कह रहा था कि इसमें कितने काम किए है मैं बता देता हूं, √R अपान R माइनस 1 अपान मीन्स R अपान 100%। अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया, सॉरी फॉर दैट। हट जा भाई, हट गया। ठीक है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 13 का 14 नंबर। गैस के रुद्धोष्म प्रसार में, रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में मैंने पहले ही बताया है, आदान प्रदान नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने सुना होगा। आत्मा जानते हो ना, सोल उसी की तरह होता है। मीन्स मतलब आत्मा मान लो, उष्मा का आदान प्रदान आपस में नहीं होता है। यही आपका होता है 14 का ए। ठीक है, अगला नंबर 14 का राइट आंसर बी होगा, ए नहीं। 15 नंबर, एक निस्पंद से उसके निकटतम प्रस्पंद की दूरी होती है। लास्ट टाइम ये एग्जाम पे आज किया था, जहां से क्वेश्चन मैंने लूसेंट की बुक से क्वेश्चन पिक किया है, सभी नहीं पिक किए, अलग अलग बुक से मेरे पास सब कुछ है। सो मैंने यह क्वेश्चन वहां से लिया और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आज किया था, मैंने लिख भी रखा था यहाँ पे। सो बताओ, एक निस्पंद से उसके निकटतम प्रस्पंद की दूरी होती है 15 नंबर, और ये बेसिकली आपको मिल भी जाएगा बहुत जगह पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, λ/4। 16 नंबर, चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होगा। पहला नंबर यहाँ पे कौन सी मतलब बोला है, यहाँ पे बोला अच्छी स्थिति में, निरक्षी पे ये 0 हो जाता। अच्छा वो विभव पे होता है, यहाँ पे नहीं। m/r³ होता है, b बराबर में 0.4 m/r³ और 2m/r³। अब निरक्षी में हो जाता है, बट अच्छी का पूछ रहा है तो सीधा सीधा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्रोपोर्शनल पे होता है तो आपका 16 का डी नंबर। 17 नंबर, एक क्षण की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। 17 नंबर पढ़ो, एक क्षण चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, द्विध्रुव गुण के लंबवत होता है, द्विध्रुव गुण के प्रति समांतर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, द्विध्रुव आगुण के प्रति समांतर होता है। ठीक है, 17 का कौन सा राइट होगा? सी नंबर, द्विध्रुव आगुण के प्रति समांतर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल और बैंगनी रंग के दो प्रकाश पुंज साटन प्रिज्म कोण को प्रिज्म से गुजारे जाते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण का, तो विचलन किसका अधिक होता है? लाल रंग के लिए। बिल्कुल सिंपल से, वेवलेंथ भी अधिक होती है। अब देखो यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, अब इसे करना कैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, R1 बराबर R2 दिया हुआ है, मतलब a/2 क्या होता है, a क्या कितना दिया हो यहाँ पे 60, मीन्स 60/2 मीन्स 30 डिग्री आपका लाल रंग के लिए आ गया, 30 आपका बैंगनी रंग के लिए आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे होगा क्या मैं बता दूं, अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन मीन्स अल्पतम विचलन किसके लिए? लाल रंग के लिए अधिक होता है। सो 18 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई मुझसे मिस्टेक हो जाता है तो आप बता सकते हो, मैं आपका राइट करा दूंगा, क्योंकि जहां से मैं लेता हूँ उधर से मुझे आंसर देखता हूँ और बेसिकली मुझे पता भी होता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं किसमें क्या दिया हुआ है। काफी क्वेश्चन रॉन्ग रहते हैं, जैसे कि आप लूसेंट बुक से करते हो तो हर एक बुक में, हर एक चैप्टर में ऐसा कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो रॉन्ग होगा। सो 19 नंबर क्वेश्चन अभी करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करें तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होगी। भाई इसे तो पेपर में अगर आता है तो करो, नहीं तो भी छोड़ दो। ठीक है ना। सो क्या कैसे करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ फटाक से। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ई बराबर दिया हुआ है ऊर्जा अंतर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम वोल्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻19 से गुणा करा दिया। चलो कोई बात नहीं, ई का मान आ गया। अब सिंपल सा फार्मूला है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति हो रही है तो इसके लिए अपना एक फार्मूला होता है V = ΔE/H।
ठीक है भाई। डेल्टा ई का मान क्या था अभी मैं बता देता हूँ। अभी हमने किया था 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 और एच का मान नीचे दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है 6.62 इंटू 10⁻23 जूल सेकंड। अब इसको ऊपर वाले में कर देना है डिवाइड, ठीक है, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ, बी नंबर आपका आएगा भाई। गुणा भाग तो आप करा सकते हो ना, सो 19 का बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के तथा दृढ़ता गुणांक नीटा में संबंध होता है। सो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तगड़ा प्रैक्टिस सेट था, क्वेश्चंस काफी टफ थे। अगर भाई यहाँ पे अगर आप 15+ कर रहे हो तो आपको बहुत तगड़ी प्रिपरेशन है, मीन्स आपको एग्जाम पे फिर आपका मीन्स 17-18 आराम से स्कोर जाएगा। तो बताओ क्या संबंध होगा। तो गामा इक्वल टू होता है 9 नीटा के अपान 3 के प्लस नीटा, ठीक है। सो 20 का राइट आंसर ए नंबर। 21 कार्नोट इंजन की दक्षता निर्भर करती है। कार्नोट इंजन की दक्षता जो निर्भर करती है वो स्रोत तथा सिंक के तापों पर दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। स्रोत पे तो करती है, साथ में ताप पर भी डिपेंड करती है। सो 21 का राइट आंसर सी नंबर। 22 स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नोट इंजन की दक्षता क्षमता वो भी बढ़ती है, सिंपल सा है। सो 22 का राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एंड आई थिंक आपका भी राइट हुआ होगा। 22 का 23 नंबर। पढ़ो 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 पढ़ो, ये क्वेश्चन आज अभी एक पूछा था दूसरा, काफी तगड़ा क्वेश्चन है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पूरे 25 के 25 आते हैं। सो बताओ भाई, शायद ये भी आपको आ जाए तो फिर आपके 25 के 25 आ जाएंगे, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर भाई देखो ये आप सभी से अगर पता अगर कर पा रहे हो तो इसे करो, पढ़ लेते हैं हम एक बार फिर से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता इंटेंसिटी में एक आर त्रिज्या में इस रेडियस के एक अर्धवृत्ताकार रूप में एक तार वृत्त के व्यास के परिधा ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। गुणनक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यदि कुल परिपथ का प्रतिरोध में रेजिस्टेंस आर हो तो प्रति गुणनकाल औसत जनित शक्ति है। बताओ कितना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो जब तक याद नहीं है ना तब तक नहीं कर पाओगे भाई, इस पे कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, बोल दो, नहीं बोलूंगा। बताओ एबीसीडी में क्या होगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, केवल एसी परिपथ में किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव नहीं, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट बहुत मीन्स थोड़ा डेंजरस होता है इन कंपेरिजन एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है, दो ही तो होते हैं। अगला, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे नहीं आएगा, वाई ग्रुप पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। क्या होगा, मेथेन। 25 का राइट आंसर बी। अगर और भी क्वेश्चंस देखो 25 थे और आपका स्कोर क्या रहा वो जरूर कमेंट में कमेंट करके बताएं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से, एंड आपके जो डाउट्स हो वो आस्क करना, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।